तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 150 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। एप्लीकेशन में आपको वीडियो कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा 1-to-1 लाइव डाउट सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। की डेफिनेशन के बारे में तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। मोटे तौर पर हम अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, सीमितता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। इसके अलावा और भी अर्थशास्त्रियों ने अनेक परिभाषाएं दी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स जो शब्दावली में इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसके दो मतलब है, एक तो है ओकियोस और नोमिकोस। तो ओकियोस का मतलब होता है होम और नोमिकोस का मतलब होता है प्रबंधन। तो इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाएगा तो शाब्दिक अर्थ में इसका जो मतलब हुआ वो है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन तो इसका ये भी मतलब कह सकते हैं, गृह का मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भारत में जो अर्थशास्त्र का शब्द का मतलब, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र भारत के कौटिल्य चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने राज्य और जनता के किसने आर्थिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य और पूरी तरीके से इकोनॉमिक किस तरीके से टैक्सेशन वसूला जाए उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसीलिए इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो चाणक्य तो कब पैदा हुए थे और एडम स्मिथ कब हुए, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेजों की किताबें पढ़ रहे हैं और अंग्रेजों ने हमें बताया हुआ है कि भारत नहीं, अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। तो आप भी क्या कीजिएगा, जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आप भी एडम स्मिथ कर दीजिएगा। एडम स्मिथ से पहले भी इकोनॉमिक्स थी, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स नहीं थी, इकोनॉमिक्स थी, लेकिन एडम स्मिथ ने सिस्टमेटिकल तरीके से अपने विचार दिए। एडम स्मिथ से पहले वाणिज्यवादी लोग थे, फिर प्रकृतिवाद लोग आए और वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद के बाद एक मतलब वाणिज्यवाद के विरोध में एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसको कहते हैं मुक्त बाजार व्यवस्था, और इसके जो जनक हैं वो एडम स्मिथ है। तो एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे थे हम। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 श्रेणियों में हमने बांटा: धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, सीमितता संबंधी परिभाषा, विकास केंद्रित परिभाषा और आधुनिक परिभाषा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि आपको यह याद रखना है कि विकास संबंधी परिभाषा धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ की है, कल्याण संबंधी परिभाषा जो है वो मार्शल की है, सीमितता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स की है और विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन की है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, कौन सी ईयर में लिखी थी। तो ये 4 चीजें आपको जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनको याद भी रखोगे। तो धन संबंधी परिभाषा जो है वो लिखी थी एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ मानते थे कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। यानी कि एडम स्मिथ की जो बुक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल धन का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत सीमित रख दिया और कहा कि केवल वही क्रियाओं को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा जिनका परम उद्देश्य धन कमाना है। कराने को तो देखो डिटेल में भी आपको बहुत कुछ कराया जा सकता है, लेकिन मैं आपको उतना डिटेल में नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमें तो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। तो आप यहां पे बस ये समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन आपको याद करनी है, जिसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया था। मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में इस बात की आलोचना की और इकोनॉमिक्स को कल्याण का माध्यम बताया। उनके हिसाब से अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, डेली लाइफ में जो अप एंड डाउन आते हैं, आप क्या खरीदते हो, क्या बेचते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या देखते हो, इन सब का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति की और समाज की उन भाग का अध्ययन किया जाता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग को बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो साधन है
उन साधनों का प्रयोग करके एक व्यक्ति सुख की बात करता है। यहां पे सुख का मतलब कल्याण से आ गया। यानी कि मार्शल का मानना था कि जो हमारे साधन हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति अपने कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस कल्याण की प्राप्ति को उन्होंने, आप कह सकते हो, आर्थिक कल्याण का नाम दिया और इसी को उन्होंने अर्थशास्त्र का कहा। सीमितता संबंधी परिभाषा जो कि रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है, किताब का नाम आप याद रखिएगा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 को। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा सीमित एवं अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि उन्होंने कहा कि साधन सीमित है, आवश्यकता सीमित है, सीमित साधनों को किस तरीके से ऑप्टिमम प्रयोग किया जा सकता है, मानव व्यवहार के अध्ययन को ही उसको अर्थशास्त्र उन्होंने कहा। इसके अलावा अगली जो डेफिनेशन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉल सैमुएल्सन की। पॉल सैमुएल्सन, जिनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948 में, उनका ये मानना था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि समाज के लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करने या बिना मुद्रा के प्रयोग करने से किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादित दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि उनका यह मानना था कि आप इसके अंदर जब आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो केवल हम मुद्रा को ही शामिल नहीं करते, बल्कि जो बिना मुद्रा के भी क्रियाएं की जाती हैं उसको भी शामिल करते हैं, और दुर्लभ साधनों को हमें इस तरीके से प्रयोग करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के भी कल्याण में वृद्धि हो। यानी कि भविष्य की पीढ़ी आ गई तो वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ भविष्य की पीढ़ी के लिए की जाती है। करंट में कंजम्पशन होता है, ग्रोथ भविष्य के लिए की जाती है। और समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच वितरित किया जाए, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। एक मॉडर्न डेफिनेशन भी आपको बताना चाहूंगा जो कि A.D. डॉस के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2011 में उनकी बुक थी। अर्थशास्त्र दुर्बलता एवं आधिक्य की स्थिति में व्यक्तिगत, संस्थागत, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के द्वारा चुनाव का अध्ययन करता है। यानी कि हमें क्या करना पड़ रहा है, चुनाव करना पड़ रहा है व्यक्तिगत, संस्थागत, समाज और राष्ट्र के द्वारा, जिसमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को अधिकतम कल्याण एवं अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जाए। तो इसमें उन्होंने सारी की सारी डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि अब आजकल इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो चुकी है, सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्र के साथ साथ विश्व को भी चुनाव में शामिल कर लिया। इसके अलावा जे.के. मेहता की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। जे.के. मेहता की जो डेफिनेशन है वो आवश्यकता विहीनता के ऊपर आधारित है। आवश्यकता विहीनता का उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको कई सारी डेफिनेशन है जो याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूं, आपका मूल काम यह है कि आप याद रखें कि डेफिनेशन किस किसने बनाई, क्या डेफिनेशन थी, किस सन में आई, किस बुक में आई, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो कई सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। यहां पे मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। इनका सही आंसर आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, और इसका जो सही आंसर है मैं पिन भी कर दूंगा जिससे कि आपको पता रहे कि इसका सही आंसर क्या है। फिलहाल मैं आपके लिए ये जो वीडियो है ये मैं आपको इसलिए छोड़े जा रहा हूँ क्वेश्चंस को, और इस सभी क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कस किया है, आप मुझे जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।